हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे वेरी बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 3 की। और अभी क्या है, पूरा वीडियो हमने शूट कर लिया, लेकिन माइक इश्यू या माइक प्रॉब्लम होने की वजह से साउंड नहीं आ पाया वीडियो में। तो आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि साउंड मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि आपको कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, वो आ, एक बार नहीं, बहुत बार और लगभग हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ होता ही नहीं है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री के किसी ब्रांच में चैप्टर में आप जाएंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ और भी चैप्टर्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप बहुत सारी चीज़ें सीख ही नहीं पाएंगे। और केमिस्ट्री में अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो वो तो वही वाली बात हो गई कि जो मैथ ले लिया है लेकिन उसे जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है। तो इसीलिए केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत ही बेसिक तरीके से आज मैं इसमें बात करूँगा, बहुत बेसिक तरीके से बात करूँगा, इतना बेसिक तरीके से बात करूँगा कि आप कहेंगे सर मज़ा आ गया पढ़कर, इतनी जानकारी जो आपको मिलेगी आप कहेंगे सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आइए आज हम जो है इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को लिखना शुरू करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं। कि सबसे बेसिक पहले हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नील्स बोर ने दिया था, बीच में न्यूक्लियस होता है N+P, राइट। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि सबसे पहला सेल बनता है। तो मैं दूसरे मार्कर से यहाँ पर बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला सेल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। और ये सबसे पहला सेल बना रहा हूँ, उस पहले सेल का जो नाम होता है वो K सेल नाम होता है। क्या नाम होता है? K सेल नाम होता है। और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट भी कहलाता है यहाँ पे, यानी कि इसमें एनर्जी है, एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, एनर्जी लेवल सेम होगा। तो ये हो गया आपका K सेल। ठीक वैसे ही अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरे वाले सेल पर आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेल में जो है एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। अब जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। आगे बात करते हैं, देखिए ये है एल सेल। तो अगर हम एल सेल की बात करते हैं, दिस इज़ द एल सेल। अब एल सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो एनर्जी लेवल होगा वो बिल्कुल सेम होगा। एक एनर्जी लेवल में ये चलेंगे और एक एनर्जी लेवल में ये मूव करेंगे ये, और एक ही एनर्जी लेवल पे अपना इनका काम होगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि के सेल हो या एल सेल हो, कोई भी सेल हो, हर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, एक एनर्जी लेवल पे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से हम लोग सेल यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, अब आगे भी हम लोग इसकी बात करेंगे कि आगे हम लोग क्या इसका कर सकते हैं। तो आगे हम लोग एल सेल की फिर बात करेंगे, आगे हम लोग एम सेल की बात करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दें कि नील्स बोर से पहले रदरफोर्ड ने बताया था कि एक्चुअली में एटम दिखता कैसा और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए बीच में प्लस होता है और ये स्पायरल पाथ की तरह इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है, जैसे स्पायरल पाथ मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें क्या था कि जैसे कि आप देखेंगे बीच में है प्लस चार्ज और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि ऐसे कोई मूव करता रहेगा तो कहीं ना कहीं जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस करेगी, और वो क्या होगा, वो लॉस करने के बाद वो सीधा कहाँ के गिर जाएगा, प्लस वाले पे आके गिर जाएगा। इसीलिए ये वाला जो रदरफोर्ड का था वो फेल कर गया। और हम नील्स बोर के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो नील्स बोर आप पढ़ते हैं ये रदरफोर्ड के बाद के साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको बताया। क्योंकि वही सिंपल वाला लॉजिक है ना भाई, प्लस में माइनस आएगा तो वो क्या करेगा, फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। तो इसीलिए नील्स बोर ने बोला कि भैया बहुत सिंपल है, जितने सेल होंगे एक एनर्जी लेवल होगा और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसी एनर्जी लेवल पे काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला बनाते हैं, एल सेल के बाद कौन सा सेल आ जाएगा आपका, एम सेल आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद अगला कौन सा आ जाएगा आपका, उसके बाद अगला आपका आ जाएगा एन सेल आ जाएगा आपका, राइट। तो इस तरीके से के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये सारे सेल आपके सामने आ जाते हैं। और हर किसी का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक सेल में, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें एक एनर्जी लेवल पे काम करेंगे ये आपको ध्यान देना है कि एनर्जी लेवल इनका एक होगा। जैसे के सेल N=1 हो गया, एल सेल N=2 हो गया, एम सेल N=3 हो गया, और वैसे ही एन सेल N=4 हो गया। अभी हम जानेंगे कि एन क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्वांटम नंबर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं आपको करवा दूंगा क्वांटम नंबर के बारे में, इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको।
आइए थोड़ा सा क्वांटम नंबर के बारे में जान लेते हैं कि भाई क्वांटम नंबर होता क्या है, ये मालूम होना चाहिए ना क्वांटम नंबर के बारे में। हम जो पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर क्या होता है यहाँ पर, तो क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और ये जो हम एक एक करके जानेंगे ये भी कि किस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आपका आता है कौन सा नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट आता है, तो सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। फिर आपका आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है आपका, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और लास्ट इन द फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बताता है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसको जनरली स्मॉल एस से ही हम लोग डिनोट कर देते हैं, स्मॉल एस हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये क्या क्या बताता है हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो वो क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो जनरली आपको बताता है कि किस सेल की आप बात कर रहे हैं, किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये आपको बताता है। क्योंकि इससे इसकी वैल्यू से पता चलता है। तो ये हो जाएगा आपका टेल्स अबाउट, हम यहाँ लिख सकते हैं टेल्स अबाउट किसके बारे में बताता है, सेल्स के बारे में बताता है, या आप बोल सकते हैं ऑर्बिट के बारे में बताता है। जैसे n इज इक्वल टू 1 है तो k सेल हो गया, n इज इक्वल टू 2 है तो l सेल हो गया, n इज इक्वल टू 3 है तो m सेल हो गया, राइट। इस तरीके से जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ये जानकारी मिलती है और हम नंबर देख के बता सकते हैं कि k सेल है, l सेल, m सेल, n सेल। अच्छा, अगर हम आज एजीमुथल क्वांटम नंबर पे हम लोग यदि आते हैं तो देखिए इसमें आपको क्या है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है आपको। जैसे इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे किसी के एड्रेस की हम बात करते हैं कि भाई किसी का एड्रेस पता करना है, तो किसी का एड्रेस हम कैसे पता करेंगे? तो भाई कंट्री हो गया सबसे पहले, तो मान लेते हैं कि इंडिया है ना, इंडिया की बात करते हैं इंडिया में। फिर स्टेट की हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन सा स्टेट है, तो मान लेते हैं बिहार स्टेट है नहीं, यहाँ पर हम लोग बिहार लिख देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि बिहार है ये, तो मान लेते हैं बिहार स्टेट का है ये। अच्छा, बिहार स्टेट के बाद कौन सा आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? तो जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो सब मान लेते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, लिख देते हैं भाई नालंदा है। फिर उसके बाद पार्टिकुलर उस जगह का नाम लिखना पड़ेगा, जो सिटी पड़ेगा या जो भी गांव पड़ेगा वहाँ का नाम पड़ेगा, कहाँ पर वो रहता, तो मान लेते हैं राजगीर है। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के एड्रेस को हम इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप किसी का एड्रेस बताते हैं, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें बताना होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहता है, किन तरीक़ों से रहता है। तो जैसे कि कंट्री लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, या फिर आपका किसी जगह का हो गया। तो यही क्वांटम नंबर की हेल्प से हम यहाँ पर एक लोकेशन एग्जैक्टली बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा। तो जैसे मान के चलिए मैं आपको एक कंट्री लेवल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल के बारे में जो एन आता है ना, ये स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिट के बारे में बताता है या सेल के बारे में बताता है। तो यहाँ ऑर्बिट लिख देते हैं या सेल लिख देते हैं, ये इसके बारे में बताता है कि भाई ये पार्टिकुलर जगह पर है। बचपन में आप पढ़ते भी होंगे के सेल, एल सेल, एम सेल, इस तरीके से ये बताता है। अच्छा, जब हम नेक्स्ट आते हैं ना एजीमुथल क्वांटम नंबर के पास, जब हम लोग आते हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है ना हमारा, वो हमें क्या बताता है, उसमें हमें क्या जानना होता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए ऑर्बिटल की बात करते हैं। ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखता है, एक डब्बा हो गया, इसको हम लोग ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, और एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई कितने ऑर्बिटल हैं, तो देखेंगे अब ध्यान से, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। इनको हम लोग सबसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। तो सेल के बाद होता है सबसेल, और सबसेल के बाद होता है ये ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एस पी डी एफ ये सबसेल है, यानी सेल के बाद का जो होता है वो सबसेल होता है। अभी हम जानेंगे इसके बारे में, आराम आराम से जानेंगे, और इनकी कुछ वैल्यूज का आपको ध्यान रखना है। जैसे एस का जो एल की वैल्यू है वो 0 होता है, पी में जो एल की वैल्यू है वो 1 होता है, डी में एल की वैल्यू 2 होता है, और एफ में एल की वैल्यू 3 होता है।
तो ये आपको याद कर लेना, रट लेना है आपको कि जितने भी एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल में जो एल की वैल्यू है उस एल की वैल्यू कितनी कितनी होती है जी। तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ये आपको याद करना है, ये आगे आपको हेल्प करेगा, एनर्जी लेवल में काम करेगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि भाई जैसे एस सब सेल है तो इसके पास एक ऑर्बिटल होगा, यानी कि एक डब्बा होगा। पी सब सेल है तो पी सब सेल के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, तो पी सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल होंगे। डी सब सेल है तो डी सब सेल के पास कितने ऑर्बिटल होंगे जी, तो डी सब सेल के पास 5 ऑर्बिटल होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं 5 ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एस पी डी। ऐसे अगर आप एफ का अगर बनाएंगे तो एफ में आप देखेंगे कि ये फिर चला जाएगा 7 ऑर्बिटल चला जाएगा, 7 ऑर्बिटल चला जाएगा। और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये एक्चुअली बताता है कि मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है ये आपको बताता है कि क्लॉकवाइज में जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। घड़ी का जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, उल्टा चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है वो। तो ये आपको समझना होता है कि ये जैसे कि हम बोलते हैं ना ऐसे घूम रहा है तो ये कैसा हो गया ये, और ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ तक जो है हमने ये जानकारी ले लिया क्वांटम नंबर के बारे में कि भाई किस तरीके से सेल होता है, सब सेल होता है, फिर ऑर्बिटल होता है। तो आगे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्बिट के बाद अगर हम बात करेंगे तो ऑर्बिट के बाद सीधा क्या आ जाएगा, ऑर्बिट के बाद आप देखेंगे तो हम लोग ऑर्बिटल पे आएंगे। हालांकि यहाँ पर ऑर्बिटल से पहले सबसेल होता है, लेकिन हम यहाँ पर सबसेल ना लिख के डायरेक्ट ऑर्बिटल ही लिख देते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर मैं सबसेल को एस पी डी एफ लिख देता हूँ। चलो ऑर्बिटल्स में इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, एस लिख सकते हैं, पी होता है आपका, डी होता है आपका, एफ होता है, ये सारे के सारे क्या है सबसेल्स हैं ये। और सबसेल के बाद फिर हमारा कौन सा आता है, जैसे एस में एल की वैल्यू 0 है, पी में एल की वैल्यू 1 है, डी में एल की वैल्यू 2 है, एफ में एल की वैल्यू 3 है। अब सबसेल के बाद जो है वो हम आ जाते हैं ऑर्बिटल पे। सबसेल के बाद ऑर्बिटल पे आते हैं हम लोग कि भाई कितने कितना है। तो यहाँ पर हम आपको बना के दिखा देते हैं कि अगर मान के चलिए कि अगर आप एक एक करके बात करते हैं, जैसे आप सोचिए एस सबसेल की बात करते हैं तो 1 ऑर्बिटल होगा, पी सबसेल की बात करते हैं तो 3 ऑर्बिटल होगा यहाँ पे। अगर आप डी ऑर्बिटल की बात करते हैं यहाँ पर तो 5 ऑर्बिटल यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसे करके एफ में 7 ऑर्बिटल हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा मामला होता है कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किस में रहता है, ऑर्बिटल में रहता है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि वो किस सबसेल के ऑर्बिटल में है और वो सबसेल किस सेल में आता है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। के सेल में आता है कि एल सेल में आता है कि एम सेल में आता है कि एन सेल में आता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपको समराइज करना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बचपन में सीखा था इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2n², ये जादू फार्मूला था ना, आप बड़े आराम से बताते थे कि देखिए जी किसी भी सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना हो तो 2n² कर दीजिए, n की वैल्यू पुट करते जाइए, मिल जाएगा। n की वैल्यू से 1 पुट करेंगे आप तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 × 1 × 1 तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया यहाँ पर जो मूव करेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा। अब जैसे n=2 की वैल्यू पुट करेंगे एल सेल के लिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिया यहाँ पर, एल सेल में फिलअप हो गया यहाँ पे। उसी तरीके से अगर आप आते हैं एम सेल में 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 × 2 = 18 होता है। यानी कि अगर एम सेल की हम बात करेंगे तो इस एम सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके एम सेल में, हो गया कि नहीं हो गया। अब अगला आते हैं n=4 वैल्यू पुट करते हैं, एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 4 = 16 और 16 2 कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि बीच में तो न्यूक्लियस हो गया n+p, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करना शुरू करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है यहाँ पर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी के जितने सेल होंगे कम से कम
8 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो यहाँ पर जो है वो अपने एक स्टेबिलिटी में आ जाते हैं। जैसे मान चलिए गेम करते हैं, एक स्कूल है, स्कूल में बीच में n+p डाल दिया जाए, पहले वाले में 2 कुर्सी, एक घेरा बनाया जाए 2 कुर्सी, अगले वाले में 8 कुर्सी, उसके अगले वाले में 18 कुर्सी। तो अगर बच्चों को बुलाया जाए कि बच्चों आप बैठिए यहाँ पे, तो सबसे पहले 2 बच्चे आएंगे और वो 2 कुर्सी को फिल कर देंगे, बैठ जाएंगे। फिर आगे के बच्चे आएंगे, वो 8 कुर्सी को फिल कर देंगे। फिर आगे के बच्चे आएंगे तो 18 कुर्सी को फिल करेंगे। अच्छा, अगर बच्चों की संख्या कम होगा तो कुर्सी खाली रह जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉनों को अरेंज किया है। ठीक है, और अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है n+p का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म था, यहाँ पर साइड में बना देता हूँ मैं। ये देखिए ये हो गया n+p, ये न्यूक्लियस हो गया, और मैं सिंपली एक लाइन खींच देता हूँ, हालांकि ये बड़ा होगा लेकिन लाइन खींचता हूँ। ये हो गया k सेल, राइट। इसके अलावा सेकंड हो गया आपका l सेल कर देते हैं। अगला जो हो गया आपका वो हो गया कौन सा, m सेल हो गया। उसके अगले अगर हम बात करते हैं तो कौन सा सेल हो गया, अगला हो गया n सेल हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने इन सेल्स को बना दिया कि k सेल, l सेल, m सेल और n सेल बना दिया, राइट। अब इसमें इनके वैल्यूज को हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा है ना, लेकिन हमें साइड में बनाया तो छोटा ही रहेगा यहाँ पर, तो इनके n की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर। n की वैल्यू n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, n इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरीके से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। n इज इक्वल टू l सेल में 2 हो गया, m सेल में n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और n सेल में n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इस तरीके से हमने इनकी n की वैल्यू को पुट कर दिया। तो हमने सेल के बारे में जानकारी दे दिया। अब इनके सब सेल के बारे में जानकारी देना है। तो सब सेल के बारे में जानकारी क्या देना है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप सब सेल की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब भाई आते हैं n+p में, तो n+p के बाद k सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन सब सेल की अगर आप बात करते हैं तो देखिए एक सेल में एक ही सब सेल होगा, ये आपको याद रखना। जैसे पहले वाले में s हो गया, ठीक है, k सेल में s हो गया। चलिए इसको यहाँ मिटा देते हैं और इसको मिटा के ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर केवल एक सब सेल होगा, एक सेल जिसकी नंबर की वैल्यू 1 है। तो जितने नंबर पे सेल आएगा उतने ही उसके पास सब सेल होगा। जैसे l सेल में n इज इक्वल टू 2 है तो इसके पास 2 सब सेल होंगे। कौन कौन सा होगा, एक तो s भी होगा और दूसरा p भी होगा। इसी सीक्वेंस में लिखना है आपको। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे s लिख देते हैं और कौन सा लिख देते हैं, p लिख देते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर m सेल में आप आते हैं तो इसके पास n की वैल्यू 3 है, यानी 3 सब सेल होगा। कौन कौन 3 सब सेल होगा, तो इसके पास आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास s भी हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के इधर लिखते, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, ये इधर लिख देते हैं। इसका s l वाले का यहाँ, k वाले का यहाँ लिख देते हैं, l वाले का s और p यहाँ पर लिख देते हैं। और m सेल का जो सब सेल है वो हम 3 लिखेंगे। कौन कौन सा हो जाएगा, s हो जाएगा, p हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप n सेल पे आते हैं तो n की वैल्यू 4 यानी 4 सब सेल होगा। s हो गया आपका, p हो गया आपका, d हो गया आपका और f हो गया आपका। तो 4 सब सेल हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो सब सेल होते हैं, जो भी सब सेल मैंने यहाँ पर लिखा है, हर सब सेल में ऑर्बिटल होंगे भाई, सेल से सब सेल, और सब सेल के बाद कौन सा आएगा, ऑर्बिटल आएगा। तो देखिए हर किसी का ऑर्बिटल हम लोग बनाएंगे, तो लेकिन उससे पहले कैसे पता चलेगा किसका सब सेल है। तो आगे लिखते, देखिए n की वैल्यू 1s लिख देते हैं। 1 क्या बता रहा है कि जो s सब सेल है ये k सेल का है, यानी n इज इक्वल टू 1 का है। उसी तरीके से अगर आप अगले वाले पे आएंगे, नेक्स्ट वाले पे आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये पहले वाले का हो गया ना, और लेकिन अगले वाले पे जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यानी कि यहाँ पर 2s हो गया और ये क्या हो गया, 2p हो गया आपका, राइट। इसी तरीके से यदि आप n इज इक्वल टू 3 पे आएंगे तो 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया। और यदि आप 4 वाले पे जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा और 4d हो जाएगा, 4f हो जाएगा। भाई spdf में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, हम किस सेल की बात कर रहे हैं, तो ये बताना जरूरी होता है। तो आगे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई इनके ऑर्बिटल कैसे होंगे। और इतना ही ध्यान रखना, जितना नंबर ऑफ वैल्यू होगा n का उतना ही आपको सब सेल डालना है। spdf 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 रट लो आप, ये एकदम दिमाग में सेट कर लो। spdf n इज इक्वल टू 1 है तो एक सब सेल होगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 हो गया आपका तो 2 सब सेल आपका हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 तो 3 सब सेल, n इज इक्वल टू 4 तो 4 सब सेल। जितना वैल्यू होगा n का उतना ही सब सेल आप दोगे, समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसका एक ही डब्बा बनेगा, क्योंकि एस के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है। इसके साथ 2s में भी तो एक ही बनेगा, है नहीं। और 2p में क्या देखेंगे, 2p में 3 डब्बे बन जाएंगे, क्योंकि उसका 3 होता है, 1 2 3। अगेन जब आप आते हैं आगे 3s वाले पे आते हैं, तो 3s वाले पे आएंगे तो 3s वाले में क्या हो जाएगा, एस है तो एक ही डब्बा बनेगा, p है तो 3 डब्बे बनेंगे भाई, जो 3 डब्बे बनते हैं यहाँ पे देखिए 3 डब्बे बन रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा छोटा करके और बैलेंस, चलिए ठीक है। डी वाले में कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 5 बना देंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बन जाएगा ये। और अगर आप नेक्स्ट वाले पे आएंगे तो नेक्स्ट वाला क्या है आपका, 4s है आपका। तो 4s वाले में अगेन आपका क्या बनेगा, एक ही डब्बा तो बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक डब्बा बना देता हूँ। पी वाले में 3 हम लोग बना लेते हैं, 1 2 3। और डी वाले में कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा ना डी वाले में। तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, नहीं एक मिटा देते हैं, ज़्यादा हो गया क्या, हाँ ठीक है। और ये 4f वाले में कितना हो गया, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर आते हैं कि सेल, सब सेल, फिर ऑर्बिटल, और तब ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन जब हम फिलअप करने जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अरेंज करेंगे तो उसी सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, यानी कि हर ऑर्बिटल में फिल करना शुरू करेंगे। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ध्यान रखना, एस मतलब एक ऑर्बिटल एक डब्बा, पी मतलब 3 ऑर्बिटल 3 डब्बा, डी मतलब आप आएंगे यहाँ पर तो डी में देखिए पी में तो 3 होता है, यहाँ पर 1 2 3 3 ही होगा। और डी में कितना हो गया, डी में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गया। और एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग फिलअप कर सकते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे उसी अकॉर्डिंग हम लोग फिलअप करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ से जो है आपको और भी चीज़ें सीखनी है, अभी और भी चीज़ें जाननी है कि भाई किस तरीके से जो है हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं। भाई क्या क्राइटेरिया है, जैसे बचपन में पढ़ते थे ना KLM, यही तो पढ़ते थे बचपन, यही पढ़ते KLM। जैसे मान लो सोडियम 11 नंबर की बात करते हैं तो 2 8 1 हो गया आपका, यही तो हो गया, यही तो पढ़ते थे। लेकिन यहाँ जो जानकारी मिलती है ना, केवल सेल के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ ना हमें सब सेल के बारे में जानकारी मिलती है, ना हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है, केवल सेल के बारे में पता चलता है कि जी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 इलेक्ट्रॉन है और M में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे ना वो काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, काफ़ी अंदर का पढ़ेंगे कि सेल के अंदर सब सेल है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफ़ी डीपली में जाके हम लोग देखेंगे और काफ़ी डीपली में घुस कर उसके सारी चीज़ें देखेंगे कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिलअप कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अरेंज करेंगे और पहले किस ऑर्बिटल में डालेंगे, इसका भी एक तरीका होता है। ये सारी जानकारी अभी हम इसके 12th के लेवल पे सीखेंगे। तो वो तो आपका जो आपने पढ़ा है वो तो 10th का लेवल था, लेकिन ये आपका 12th का लेवल का है। तो खैर कोई नहीं, देखिए वो तो टाइम की बात होती है। जो आपने पढ़ा है उसके बाद अब अगला स्टेप आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इधर की साइड में थोड़ा सा रफ़ कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो आप पिक्टोरियल देखते हैं इस पिक्टोरियल को साइड में बना रहेगा, बाकी इधर हम लोग रफ़ कर देंगे। रफ़ करने के बाद यहाँ पर हम आपको और भी जानकारी देंगे यहाँ पे। चलिए मान के चलते हैं कि फिलअप करना है तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, आपके सामने थोड़ा फिलअप कर देते हैं। तो देखिए अगर आपके पास आगे है ये इसी 2 8 है कि 11 इलेक्ट्रॉन करना हो तो 2s को भी भर देंगे, 2p को सिंगल 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 डबल 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 कर देंगे। कितना हो गया 6 और 6 2 8 8 2 10 हो गया आपका। अब बच गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहाँ भरेंगे भाई, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को अब अगले स्टेप यानी कि 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद किस में फिलअप करेंगे, उसके बाद 3s में फिलअप कर देंगे हम लोग। लेकिन क्या ये इतना आसान है क्या ये इतना आसान है क्या कि इसको हम 3s में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या इसका भी कोई रूल होता है, कोई तरीका होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई एस में, पी में, डी में, जहाँ भी आपको दिखाई देता है इनमें इलेक्ट्रॉन जब हम फिलअप करेंगे तो फिलअप करने के साथ हम क्या ऐसे ही सीक्वेंस में कर देंगे कि चलिए जी K सेल है तो पहले K सेल में कर देते हैं, फिर L सेल में, फिर M सेल में, या कुछ इस तरीके से भी करेंगे कि क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड क्या होता है। जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो वो फुल फिल्ड हो गया, कुछ नहीं होगा तो वैकेंट हो गया, और यदि आधा होगा तो उसको हम लोग हाफ फिल्ड कहते हैं। उसी तरीके से P की अगर हम बात करते हैं तो P वाले में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसका आधा आप कर देंगे तो कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, तो उसको हम लोग हाफ फिल्ड कहेंगे। एकदम खाली होगा तो उसको वैकेंट कहेंगे। लेकिन अगर आप डी वाले पे आते हैं तो डी वाले में आप क्या देखते हैं, टोटल 5 डब्बे हैं, 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल का मतलब हो गया
कि उसमें आप पूरा फुल करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आधा करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आइए एक बार जो है हम लोग जो है इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है वैकेंट, हाफ फील्ड, फुल फील्ड। ये थोड़ा समझ लेते हैं, ये थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड होता है, फिर होता है हाफ फील्ड, फिर वैकेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले वैकेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं वैकेंट। चलिए इसको मिटा के ढंग से लिख लेते हैं, ये हो गया वैकेंट। वैकेंट से ज़्यादा स्टेबल होता है आपका हाफ फील्ड। तो हमने हाफ फील्ड यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये जो हाफ फील्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड। फुल फील्ड जो है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है कि वैकेंट, फिर हाफ फील्ड, फिर फुल फील्ड, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए क्या करके बनाते हैं, जैसे एस सबसेल को बनाते हैं। तो एस सबसेल में ये देखिए एक ऑर्बिटल हमने बनाया, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल तो होता है। हाफ फील्ड में भी हम अभी देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा आधा, और फुल फील्ड में जितना होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, यही तो रहेगा। पी सबसेल की बात करते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होगा। यहाँ भी हम 3 ऑर्बिटल बना देते हैं जी, देखिए 3 ऑर्बिटल यहाँ भी बना दिया, और 3 ऑर्बिटल यहाँ भी हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि वैकेंट में तो बिल्कुल खाली हो जाएगा ना वैकेंट में खाली। और हाफ फील्ड वाले में कितना हो जाएगा, सिंगल सिंगल, मतलब 6 का आधा 3, तो एक एक सिंगल, फिर सिंगल, और फिर एक और सिंगल हम लोग डालेंगे यहाँ पर। देखिए जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, कई बार कई जगह पूरा एरो दिखाते हैं, कई बार हाफ एरो दिखाते हैं। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो मैं हाफ फील्ड को यानी हाफ एरो को दिखा रहा हूँ, ये सिंगल, तो 6 इलेक्ट्रॉन में आधा एक एक भर गया, तो ये हो गया हाफ फील्ड। और उसके बाद अगर पूरा भर देंगे इसको, सिंगल सिंगल सिंगल, फिर जोड़ा लगाएंगे, डबल डबल डबल, तो ये हो गया फुल फील्ड, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जब आप करेंगे तो इसी अरेंज में आपको भरना होगा, जैसे यहाँ पर हमने फिल किया था। अगर आप डी वाले पे आएंगे, एस पी, उसके बाद डी वाले पे आएंगे, तो डी वाले में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल मतलब कमरा। तो 1 2 3, 1 2, एक और बनाते हैं, ये 4 1 5, 1 2 3 4 5। और डी वाले का यहाँ भी हम लोग कर देते हैं, ये 5 कर देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, एक छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, 5 हो गया ये। और यहाँ भी हम लोग कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, और ये भी छोटा थोड़ा सा करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। तो यहाँ से जो है देखिए, पहला तो वैकेंट तो खाली रहेगा, लेकिन हाफ फील्ड में क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसका आधा रहेगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो आधा एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इस तरह से फुल फील्ड करेंगे तो सिंगल 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 सिंगल, फिर इसको डबल करेंगे, डबल 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 डबल, तो ये हो गया फुल फील्ड हो गया आपका। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका ध्यान रखा जाता है, हाफ फील्ड का, फुल फील्ड का, वैकेंट का। इसलिए यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि भाई जो इस तरीके का जो होता है वैकेंट का या हाफ फील्ड फुल फील्ड का, वहाँ पर आगे कैसे मैं वो तो मैं आपको बता दूंगा, पहले आपको थोड़ा यहाँ समझ लेना है, ठीक है, कि भाई जितना फुल रहेगा तो फुल फील्ड हो गया, आधा कर देंगे तो हाफ फील्ड हो जाएगा, और बिल्कुल खाली होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो वैकेंट में हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको बड़े ध्यान से रखना है और दिमाग में सेट कर लेना है। एस मतलब एल इज इक्वल टू 0, पी एल इज इक्वल टू 1, डी एल इज इक्वल टू 2, एफ एल इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इनका इस्तेमाल होगा। यहाँ इस्तेमाल कैसे होगा, तो अब सवाल ये आता है कि भाई कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे हम लोग, क्या 1s में पहले डाल दें या 2s में डाल दें, 2p में डाल दें, क्या क्राइटेरिया रहेगा, पहले k सेल को भर दें, फिर l से, आपका दिमाग भी वही कह रहा होगा कि सर पहले k सेल को भर दीजिए, फिर l सेल को भर दीजिए, फिर m सेल को, फिर n सेल को, यही माइंड कर रहा होगा ना आपका। लेकिन इतना आसान भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसको करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम हैं। इस तरीके से हम नहीं भर सकते जैसा कि आपको दिखाई देता है कि के सेल में कर दो, फिर एल सेल में कर दो, फिर एम सेल में कर दो, तो आखिर एक कन्फ्यूजन होता है कि यार कैसे इलेक्ट्रॉन को, देखिए आपको ना ये एक पिक्टोरियल बनाते हैं यहाँ पर आप हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन को ना कैसे फिलअप करेंगे। यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन को, है नी, फिल अप करने के क्या रूल हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने का क्या रूल है, ये जो है हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। और यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही तो पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, भाई इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी लेवल की हम लोग बात करते हैं, किसकी लेवल बात करते हैं, एनर्जी लेवल की बात करते हैं, और वो होता है n+l। अब आपको पता है ना, n की वैल्यू देख के बता देंगे, k सेल है, l सेल है, m सेल है, n सेल है, ये तो आप देखते ही बता देंगे।
अच्छा, बात रह गई एल की। तो अब जब हम एल की बात करते हैं तो रट लेना है आपको, एल में 0 को इसका एस के लिए, पी के लिए एल का वैल्यू 1 है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले 1s की। अच्छा, जो 1s होता है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है इसमें कुछ रिप्रेजेंट होता है। 1 क्या बताता है, n इज इक्वल टू 1, और एस के लिए क्या हुआ, l इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर। ये दोनों चीज़ बताता है। यानी अगर यहाँ पर आप n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n प्लस एल की वैल्यू 1 प्लस 0 यानी कि 0 आ गया यहाँ पे, राइट। इसी तरीके से यदि आप हर किसी का n प्लस एल का वैल्यू निकालेंगे तो आपको हर किसी का n प्लस एल का वैल्यू निकलेगा। जैसे मान के चलिए 2s पे आते हैं, तो यदि आप 2s पे आते हैं तो यहाँ लिखते हैं 2s। तो 2 क्या बता रहा है, यहाँ पे 2 बता रहा है n इज इक्वल टू 2 है, और s क्या बता रहा है, l इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि s सब सेल है। इसको जो आप ऐड करेंगे, n प्लस एल को ऐड करेंगे, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 2s के बाद कौन सा है, 2p है। तो 2p में यहाँ पर हम 2p पहले लिख लेते हैं। 2p में 2 क्या बता रहा है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, p की वैल्यू कितनी होगी, l इज इक्वल टू, देखिए 1 है कि नहीं है, तो ये हो गया l इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर जब आप n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 2 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक वैसे ही अगर आप नेक्स्ट आते हैं यानी 3s पे आते हैं, जो कि आप अगले m सेल में पहुँच जाते हैं, तो 3s वाले में देखते हैं कि जो 3s है उसमें n की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, और s की वैल्यू कितनी है, वो है 0। तो यहाँ पर जब आप 3s करेंगे नहीं, n प्लस एल करेंगे तो कितना हो गया, 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छा सॉरी 3 प्लस 0 3 हो गया ना ये तो आगे बात करते हैं, 3p की बात करते हैं। यहाँ पर 3p में देखिए n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, और p की वैल्यू की यदि बात करते हैं, p कितना हो गया, 1 हो गया। तो अगर n प्लस एल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 एक 4 हो गया। लेकिन जैसे ही आप आते हैं 3D पे, तो भाई जब आप 3D पे आते हैं तो 3D का मतलब क्या है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल l इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे, यानी n प्लस एल की वैल्यू 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 4s की बात करते हैं। तो जब आप 4s की बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई यहाँ पे। चलिए तो अब यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो देखिए साइंस क्या कहता है, एनर्जी लेवल जिसका कम होगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। देखिए आगे 4p की बात करते हैं हम लोग, तो 4p क्या हो गया, n इज इक्वल टू 4, और p की वैल्यू कितनी हो गई, l इज इक्वल टू 1। तो यहाँ n प्लस एल फटाफट निकाल लेते हैं जरा हम लोग, n प्लस एल कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 4d की, तो 4d में 4 क्या बता रहा है, n इज इक्वल टू 4 हो गया, और d के लिए l की वैल्यू कितनी है, ऊपर लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपको दिख रहा है 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको उस एनर्जी लेवल में डालना है जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम एनर्जी होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में डालना है जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी, ठीक है। और उसके बढ़ते हुए क्रम में हम फिर एनर्जी लेवल को अरेंज एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको दिमाग में सेट करना है। तो n प्लस एल की वैल्यू जो है वो आपको एनर्जी लेवल बताती है, और जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम होगा पहले उसी में डालेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि के सेल है तो के सेल के बाद अगला एल सेल में ही जाएगा, या एल सेल के बाद एम सेल में जाएगा, वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि एन प्लस एल क्या है। यहाँ देखिए यहाँ एन प्लस एल निकालते हैं, तो यहाँ एन प्लस एल कितना हो गया आपका, 4 और 2 6 हो गया। 4f की ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग। जब हम 4f की बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर यहाँ n की वैल्यू हो गई 4, और f के लिए l की वैल्यू कितनी 3 हो गई। तो यहाँ पर जब हम n प्लस एल निकालेंगे तो ये 7 हो गया आपका, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम सबका देखेंगे कि क्या क्या n प्लस एल का वैल्यू है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको फिलअप करना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पर जो है हम चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1s में क्या है, n प्लस एल की वैल्यू 0 है। 2s की बात करते हैं, 2s में देखेंगे तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 2 है कि नहीं, n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2s में, 2 है। तो 2s में अगर डालना है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे पहले एक बार 2p का भी देख लेते हैं भाई कि 2p में क्या जाता है। तो 2p में n प्लस एल कितना है, 3 है। तो यहाँ पर आगे हम जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2s में डालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 2p में डालेंगे, क्योंकि 2s का 2 है और 2p का 3 है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे आपको। लेकिन यहाँ पर इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर आ रहा है कि देखिए 2p और 3s, 2p में n प्लस एल 3 है, और 3s में भी n प्लस एल 3 है। अरे ये तो मामला गड़बड़ हो गया फिर तो, हैं देखिए यहाँ से दोनों कहीं हैं। आपने तो कहा था सर जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होगा वहाँ पर हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों ही बराबर हो गए। अच्छा अब ऐसे बराबर हो गए तो इस कंडीशन में हम उसको प्रायोरिटी देंगे जो
जिसका मिनिमम क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, यानी जिसका कम सेल होगा उसे हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करेंगे वो किस में करेंगे हम लोग, वो 2p में करेंगे। कारण समझ में आ रहा है आपको? जब भी ऐसा हो कि दोनों का इक्वल आ जाए n+l का वैल्यू, ऐसे कंडीशन में प्रायोरिटी हमें उसे देना है जिसमें n की वैल्यू कम होती है, इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पहले 2p में फिलअप करेंगे, फिर हम लोग 3s में फिलअप करेंगे। राइट, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से आगे बात करते हैं, तो यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा, चाहे एस हो, पी हो, चाहे जो भी हो, अगर एस है तो एक ही डब्बा होगा, पी है तो 3 डब्बा होगा, डी है तो 5 डब्बा होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। राइट, और सीक्वेंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते जाएंगे, सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को करेंगे हम लोग, लेकिन किस रूल पे, n+l के क्राइटेरिया पर, ऐसे नहीं सेल के अकॉर्डिंग नहीं। 3p पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर n+l की वैल्यू 4 हो जाती है। एक बार 3d को भी चेक कर लेते हैं हम लोग जरा भाई, 3p में डालने से पहले। तो 3d का जो है n+l कितना है, 5 है, यानी मामला डन है, हमें 3p में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। अब 3d में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो भाई एक बार आगे चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जिसका भी डालना है एक बार आगे देख लेते हैं। तो देखिए 1s से लेकर आप देखेंगे 1s हो गया, फिर उसके बाद 2s हो गया, उसके बाद 2p हो गया, है कि नहीं, उसके बाद 3s हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 3p हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर 11 इलेक्ट्रॉन किसी का होगा तो 2 1s में, 2 2s में, बाकी 2p में, 3s में 1 डाल देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाते हैं जरा 3d के बाद 4s में आते हैं, n+l कितना है, 4 है। अरे ये क्या हो गया, 3d का n+l 5 है, जबकि 4s का जो कि उसके नेक्स्ट अगले सेल में है उसका n+l 4 है। ये तो कम है कि नहीं कम? तो मामला गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे। हम तो ये सोच रहे थे कि यार इसमें पहले 3d में इलेक्ट्रॉन डालेंगे उसके बाद 4s में डालेंगे, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया मामला। अब यहाँ तो पहले 3d में बाद में डालना है, पहले तो 4s कहेगा कि मेरा अधिकार बनता है, पहले मुझ में इलेक्ट्रॉन को दो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भेजो। समझ में आ रहा है? इसीलिए इस केस में बेचारा 3d देखता रह जाएगा, और 3d में फिलअप करने से पहले हम 4s में फिलअप कर देंगे। यानी कि अभी हमने m सेल कंप्लीट नहीं किया है, इसके बावजूद हम किस में एंटर कर जाएंगे, n सेल में एंटर कर जाएंगे। रीजन क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर n+l वैल्यू की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर हो रहा है किस वजह से कर रहे हैं हम लोग, n+l वैल्यू की वजह से। भाई 3p के बाद सीधा 4s में जा रहे हैं। हाँ 4s हो जाएगा तो 4p में नहीं आएंगे, फिर 3d में आएंगे। समझ में आ रहा है ये? तो देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि आखिर क्यों पहले 4s में जाएंगे फिर 3d में हम लोग जाएंगे। 4p की बात करते हैं तो इसका n+l 5 है, 4d की बात करते हैं इसका n+l 6 है, और 4f की बात करते हैं इसका n+l 7 है। राइट, अच्छा यहाँ पर जो है एक 5s भी चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ लिखते हैं 5 और ये s। अच्छा 5 क्या बताता है, तो n की वैल्यू 5 हो गया, ये n क्या बता रहा, 5s क्या हो गया, l = 0 है। तो यहाँ पर n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। राइट, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया मामला, 4p के बाद सीधा 5s। क्यों भाई, क्योंकि 4d का n+l 6 है, 4f का n+l 7 है, लेकिन उसके अगला वाला जो सेल है ना उसका कम है, तो इसीलिए 4p के सीधा बाद हम लोग 5s में एंटर कर जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें हम एक सेल कंप्लीट नहीं होता है लेकिन अगले वाले में चले जाते हैं, ये किस वजह से है, n+l वैल्यू की वजह से है, ये एनर्जी लेवल की वजह से है। ये आपको समझना पड़ेगा, दिस इज बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल। राइट, वरना जनता जो है विद्यार्थी तो आप लोग चाहते तो सीक्वेंस में डालते, पहले k सेल में, फिर l सेल में, फिर m सेल में, फिर n सेल में, ऐसे करके आप डालते जाते और ये होता जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम किसके हिसाब से करेंगे, n+l के हिसाब से करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं रहने देता हूँ और बाकी इधर मैं मिटा देता हूँ, और इसको मिटा देने के बाद जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे, और उसके बाद जो है इसको हम लोग देखेंगे। राइट, चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मान के चलिए एक ट्रिक बताते हैं आपको, जैसे यहाँ लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d। राइट, ये 4s है, 4p है, ये 4d है, ठीक है, और ये 4f है।
इसी तरीके से ये 5s है, ये 5p है, ये 5d है, ये 5f है और आगे ये क्या हो गया 5g हो गया। यह हालांकि यह वाव प्रिंसिपल होता, लेकिन आप नाम वाम छोड़ो, आप पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा। एक ट्रिक है जिस सीक्वेंस में आप पैटर्न को लिख सकते हैं। एक एरो कट मारिए तिरछा, ये एरो बताता है कि 1s की तरफ आना है, ये एरो बताता है 2s की तरफ आना है, ये एरो बताता है पहले 2p फिर 3s, फिर ये एक कट और करना है आपको तिरछा 3p से 4s, ये बताता है पहले 3p में जाएंगे फिर जाएंगे 4s में जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने बताया ना आपको कि 3p के बाद सीधा 4s में जाएंगे, 3d बाद में। तो देखिए 3d 4p 5s, ये कट एरो हो गया, ये कट एरो हो गया 4d 5p, इसी तरीके से आगे तक चलता जाएगा ये। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है 1s का है, फिर 2s का हो गया, उसके बाद 2p का हो गया, उसके बाद 3s का हो गया, उसके बाद 3p का हो गया, उसके बाद कहाँ चल जाएगा 4s, 3d नहीं 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p फिर 5s। तो इसी सीक्वेंस में हम काम करेंगे। यहाँ पर मैं बॉर्डर बनाता हूँ लाइन, इसी सीक्वेंस में हम लोग काम करेंगे और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। तो मैं रेड पेन से यहाँ पर इसको बॉक्स बना देता हूँ। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी सीक्वेंस से काम करेंगे। अब बार बार जो है इतना डिटेल में तो आप नहीं जाएंगे ना, हर बार डिटेल में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो चलिए इसको मिटा के कुछ एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग और उन एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड कैसे हम लोग ध्यान रखते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे और बाकी जो सीक्वेंस हमारे पास है इस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। तो दिमाग से आपको हटा देना है कि हम के सेल एल सेल के अकॉर्डिंग जो पढ़ते थे उस तरह से नहीं हम बात करेंगे। अब हम ऑर्बिटल के हिसाब से बात करेंगे, सब सेल के हिसाब से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका, सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो चलिए सोडियम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंबल क्या होता है सोडियम का Na, तो लिख देते हैं सोडियम Na। एटॉमिक नंबर कितना है 11 है नी। तो 11 मतलब क्या, 11 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इसका होता है। अब इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे जी, तो सबसे पहले सीक्वेंस में आप देखिए 1s है नी, 1s और यानी 1s यहाँ पर, चाहे आप इधर पिक्टोरियल फॉर्म में देख लीजिए चाहे यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये हो गया 1s, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दीजिए इसके खोपड़े पे हैं 1s2। नेक्स्ट अगला कौन सा हो जाएगा 1s2 के बाद, ये 2-3 चीज़ें बताता है ना आपका, 1 बताता है सेल के बारे में, s बताता है सब सेल के बारे में, और ये 2 किस बताता है कि उस सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 बताता है कि उस सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके बारे में बताता है। तो 1s2 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देता है। 1s2 के बाद किस में जाएंगे 2s2 में जाएंगे, उसके बाद 2p6 में जाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए 1s कर दिया 2s कर दिया, 2p में आते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो 2p6 कर दिया। तो अब हम इसको करते हैं, कितना हो गया, आगे हम लोग बात करते हैं 3s में आते हैं। तो जब हम 3s में यहाँ पर आएंगे तो अब तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिया है। तो अब जब हम 3s में जाएंगे तो वैसे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन चूंकि हमने 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिया इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s1 आ जाएगा ना 3s1। यानी आप ध्यान से देखेंगे 3s1 को तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर देखिए, मैं इसका बॉक्स बना देता हूँ पहले। ये देखिए 1s2 के लिए, s के लिए एक ही डब्बा बनता है, चाहे वो 1s हो या 2s हो, और इलेक्ट्रॉन जितने होंगे जो खोपड़े पर लिखा होगा उसको डाल देना। 6 मतलब सिंगल सिंगल सिंगल, डबल 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 हो गया। 3s की बात करते हैं, एक बॉक्स बनाइए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए आप। ये जो आपने लिखा है आपको दिख रहा होगा, कैसा है बताइए, हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, वैकेंट है, क्या है ये, तो साफ साफ दिख रहा होगा सर ये तो 3s1 है। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से इसे क्या कहेंगे आप, हाफ फील्ड कहेंगे, फुल फील्ड कहेंगे, या क्या कहेंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, हाफ फील्ड होगा ना ये। तो लिख देते हैं यहाँ पर ये हाफ फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये 3s वाला हाफ फील्ड है, बाहर वाला हाफ फील्ड है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, कुछ और इस एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पोटासियम का। तो पोटासियम क्या होता है, सिंबल K होता है और 19 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो भाई 19 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब तक जो लिखा है आपने उसको पहले तो कॉपी कर दीजिए, 1s2 2s2 2p6 है और ये 3s2, तो कितना हो गया ये 2 2 4
और 6 4 10 2 12 हो गया, यानी 7 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास है अभी 19 में। तो आगे बढ़ते हैं, 3p6 हो गया, तो कितना हो गया ये 18। एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो किस में डालेंगे भाई, 3p के बाद तो जाना चाहिए किस में, 3d में। लेकिन क्या करें, विद्यार्थी लोग तो चाहते थे 3d में ही जाए, लेकिन रूल के हिसाब से कह रहे हैं कि नहीं भाई, इनको जो है 4s में जाना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब रूल है यहाँ पर, तो करना ही पड़ेगा ये, वरना अगर ये वोट करवाया जाए तो स्टूडेंट लोग कहेंगे कि नहीं भाई 3D में जाना चाहिए ईमानदारी से, लेकिन 4s में जाएगा। तो ये हो गया 4s1 हो गया ना, टोटल आपका 19 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप कि हमने 1s के बाद 2s गया, 2s के बाद मतलब k सेल, l सेल, m सेल, 3D को हमने गैप कर दिया। बोले कोई बात नहीं 3D, 4s आ गया है, क्या करें, क्योंकि 4s क्या बोल दिया, 4s ने बोल दिया है कि 3D तुम रुको, अभी तुम्हारा जो है n + l मुझसे ज़्यादा है और मेरा n + l कम है, इसीलिए जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 4s1 लिखा हुआ है। 4s1 का मतलब है कि ये हाफ फील्ड है ये। चलिए आगे बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम सिंबल होता है Ca का मतलब 20 नंबर, तो इसका हो गया 20 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ देख रहे हैं 4s1 मतलब हाफ फील्ड है ये, लेकिन हाफ फील्ड है किसका है, 4s का है, और ऊपर में हाफ फील्ड किसका है, 3s का है। तो ऊपर हम लिख देते हैं, ऊपर नीचे दोनों लिख देते हैं, ये 3s का है और ये 4s का है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और कैल्शियम जो हमने लिया था उसके देख लेते हैं, कॉपी कर देते हैं पहले, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6 और ये हो जाएगा 4s2। तो इस तरीके से यहाँ देखिए फुल फील्ड है, 4s जो है फुल फील्ड है। अच्छा, कारण तो समझ में आ रहा होगा ना कि हम जो है m सेल पूरा नहीं हुआ है फिर भी n सेल में क्यों डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर गए, क्यों एंटर कर गए। रीजन तो क्लियर है, 3D पूरा तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हम लोग किस में चले गए, n सेल में। अब आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं और मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। अगला लेते हैं हम लोग, क्रोमियम लेते हैं। क्रोमियम बहुत ही फेमस है, और क्रोमियम जो है 24 नंबर पे आता है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है क्रोमियम का। अगर इसका आप बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, यानी 20 तक मामला डन है। 24 में 4 इलेक्ट्रॉन और बचा है नहीं, यहाँ पर सारा लिख दिया हमने, तो 4s कर दिया। 4s के बाद 3D में आएंगे हम लोग, भाई 4s अब 3D बोलेगा अब तो हमें ले लो, तो 3D 4 हो जाएगा, चूँकि 20 और 4 24। अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर देखना पड़ेगा हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ये समझना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए लास्ट वाले का हम लोग पिक्टोरियल यानी ऑर्बिटल बना के देख लेते हैं। आपको याद करना पड़ेगा कि भाई D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें आधा आप कर देंगे तो आधा 5 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन पे D जो है वो हाफ फील्ड में हो जाएगा। इसी तरीके से S में 2 इलेक्ट्रॉन पे फुल फील्ड होता है और आधा करने पर 1 इलेक्ट्रॉन पर वो हाफ फील्ड होता है। तो अगर मैं साइड साइड का केवल बनाऊँ, जैसे 3D का बनाता हूँ, तो 3D में कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। तो 5 ऑर्बिटल का मतलब 1 2 3 4 और ये 5 बना दिया, सिंगल 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 सिंगल, देख रहे हैं। 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो 3D है वो हाफ फील्ड नहीं हो पा रहा है। तो 3D कहेगा 4s के, 4s सुनो ना, अरे तुम्हारे पास देखो, तुम पहले भी आ गए ना पहले, और तुम 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे ना तो हम हाफ फील्ड हो जाएंगे, और तुम भी हाफ फील्ड हो जाओगे क्योंकि तुम S में आते हो, थोड़ा सा मदद कर दो हमारी। तो ये ऐसा बोलता है, 3D 4s को ऐसा बोलता है। तो दोनों आपस में इस तरह से बात करते हैं, कहते हैं कि वो बोलता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे दोगे, अगर हेल्प कर दोगे तो मैं हाफ फील्ड हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। और भाई तुम भी तो फुल फील्ड हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम भी हाफ फील्ड हो जाओगे, तुम भी तो स्टेबल में ही रहोगे, कौन सा तुम आना स्टेबल रहोगे। और बोलता है कि देखो तुम पहले 4s पहले आए कि नहीं आए, तो ये बोलता है हम 4s ऐसे थोड़ी पहले आए, रूल के हिसाब से आए। बोला जैसे भी आना तो मुझे चाहिए था ना, विद्यार्थी लोग तो मुझे बुला रहे थे पहले, लेकिन तुम सर के हिसाब से तुम पहले आ गए, अब तो मेरी मदद कर दो भाई, हैं बताओ, अब तो मेरी मदद करो, देखो ये तो गलत बात है यार, तुम इस तरह से है। तो आपस में इनकी बातचीत होती है, तो इसके बाद 4s मान जाता है।
4s कहता है कि चलो ठीक है नहीं, 4s कहता है चलो ठीक है तुम्हारी मदद कर देते हैं हम। तो 3D बहुत सारी बातें बोलता है उसको कि स्टूडेंट के हिसाब से तो मैं आना चाहिए था, लेकिन सर के हिसाब से तुम आ गए हो केवल। तो ये कहता ठीक है लो भाई एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तुम्हें। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देने की वजह से अब जो हो जाता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। कैसा हो जाता है इसको लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6, आगे फिर क्या हो जाएगा 3s2 फिर 3p6, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा, फिर 3d5 हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। लेकिन जब आप फाइनल लिखेंगे, जब आप फाइनल देखिए यहाँ 3d5 क्या हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया ना ये। इसी के लिए तो इसने हेल्प लिया था 4s से कि भाई हमें एक इलेक्ट्रॉन की मदद चाहिए, आप दे दो। एस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई 2 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट है, आधा कर देंगे हाफ फील्ड हो जाएगा। तो डी वाला भी क्या हो गया है, हाफ फील्ड हो गया ना डी वाला हाफ फील्ड। तो अब यहाँ से जो है, अब इसको जब आप करेक्ट वे में लिखेंगे तो अभी क्या डिसअरेंज है ये, हालांकि इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग जो हमने फिलअप किया उसके हिसाब से है, लेकिन जब इसको आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2। अब 3 वाले को लगातार लिखना होगा आपको, 3s2 3p6, अब 3d5 वाले को भी यहाँ लिखना पड़ेगा, अरेंजमेंट में लिखना पड़ेगा फाइनली। देखिए और ये हो गया 4s1, यानी सेल के हिसाब से देखेंगे तो ये जो आपको 1s दिख रहा है ये हो गया k सेल, k सेल हो गया ना, ये हो गया l सेल, ये हो गया m सेल और ये हो गया n सेल, राइट। इसके अलावा देखिए इसकी n की वैल्यू 1 है, इसकी n की वैल्यू 2 है, इसकी n की वैल्यू 3 है और इसकी n की वैल्यू 4 है, राइट। देख लेते कैमरे में, अच्छा नीचे आ गया है, कोई बात नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि किस तरह से n = 1 2 3 4 हमने यहाँ पर दिया है यहाँ पे। तो ये जो आपको बताया गया है, ये जो सीक्वेंस बताया गया है, सीक्वेंस में लास्ट में कहाँ कौन गया है इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप फाइनल लिखेंगे तो अरेंज करके लिखेंगे और सीक्वेंस यही होगा जो कट एरो मैंने बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यही है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा। इसमें आपको याद रखना है SPDF, S L = 0, P L = 1, D L = 2, L = 3 और ये कटिंग वाला आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। अब आपका होमवर्क है कि आप 1 से 20 तक कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और अपना प्रैक्टिस करें।